हेलो फ्रेंड्स, स्टेंट में रीब्लॉकेज ना आए ये हम सब चाहते हैं। जब कभी हम एक एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर करवाते हैं, हम हमेशा ये इच्छा रखते हैं कि एक बार ये कर लिया, इसमें अब कभी दिक्कत ना आए। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि 5% केस में कितना भी अच्छा स्टेंट हो, कितना भी अच्छा प्रोसीजर करने वाला हो, कितना भी अच्छा पेशेंट का प्रोफाइल हो, फिर भी 4 से 5% केस में रीब्लॉकेज आता है। कुछ तरह के केसेस में थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, कुछ तरह के केस प्रोफाइल्स में थोड़ा कम आ सकता है, लेकिन ओवरऑल 5% रीब्लॉकेज का चांस मेडिकेटेड स्टेंट के साथ होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि पेशेंट की तरह से आप क्या कर सकते हो जिससे आपके स्टेंट का रीब्लॉकेज का चांस कम हो सकता है, और क्या आप इसको पूरी तरह से ज़ीरो कर सकते हो। अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों नहीं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। देखिए, एज अ पेशेंट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि रीब्लॉकेज के चांस को आप ज़ीरो नहीं कर सकते। ये 5% जो रीब्लॉकेज का चांस है, ये काफ़ी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। नली की तासीर कैसी है, पेशेंट की बॉडी की तासीर कैसी है, स्टेंट की तासीर कैसी है, स्टेंट जो डाला है वो करने वाले ने कितना एक्यूरेसी के साथ स्टेंट को किया है, कितना लंबा स्टेंट है, कितने स्टेंट है, कितना लंबा ब्लॉकेज है, नली ओवरऑल उसकी थिकनेस कितनी है। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है स्टेंट का रीब्लॉकेज। कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। लेकिन ओवरऑल ये पेशेंट पूरी तरह से कंट्रोल उसको नहीं कर सकता कि अगर वो सब कुछ अच्छे से भी कर रहा है, दवा भी अच्छे से ले रहा है और परहेज भी अच्छे से कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, तो भी 100% वो कंट्रोल तो नहीं कर सकता। 5% रिस्क तो फिर भी होगा। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप परहेज नहीं करोगे, ध्यान नहीं रखोगे, तो रिस्क बढ़ सकता है, कई गुना बढ़ सकता है। तो इसलिए एज अ पेशेंट आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, कि नली की तासीर कैसी है, कि बॉडी की तासीर कैसी है, कि डॉक्टर की स्किल्स कैसी है, या डॉक्टर के स्टेंट जो उन्होंने किया है वो कैसा है, वो चीज़ें आपके पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है उस पर आज डिस्कस करेंगे, ताकि आप अपनी तरफ से अपना काम पूरी तरह से कर सकें। आपको ये करना है कि आपको अपनी दवाइयाँ रेगुलर लेनी है। दवाइयाँ लेने से स्टेंट में रीब्लॉकेज का चांस पूरी तरह ज़ीरो नहीं होता, लेकिन सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करने से, बॉडी के कोलेस्ट्रॉल बनने की टेंडेंसी को कंट्रोल करने से, और रेगुलर दवा जो क्लॉटिंग के चांसेस को कम करती है उनको लेने से प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाता है। ज़ीरो नहीं होता, कम हो जाता है। यदि कोई पेशेंट दवा बंद करता है, मिस करता है, तो हार्ट अटैक्स आने का चांस, स्टेंट में क्लॉटिंग आने का चांस ज़्यादा होता है, कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है। आपने काफ़ी पेशेंट्स में ऐसा देखा है कि जब कोई पेशेंट दवा बंद करता है उसे तकलीफ कंपेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा आती है। इसके अलावा आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करिए। कोई व्यसन अगर है तो उसे बंद करिए, स्मोकिंग को बंद करिए, अल्कोहल को बंद करिए, टोबैको को बंद करिए। ये सारी चीज़ें बॉडी में इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करती है, जिससे क्लॉटिंग और रीब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन में खाने पीने की चीज़ों को भी मॉडिफाई करिए। तेल, घी, नमक, शुगर, नॉनवेज, ये सारी चीज़ें कम करिए। ट्रांस फैट्स कम लीजिए। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करिए, जिससे आपकी बॉडी में ओवरऑल तंदुरुस्ती रहेगी, कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा, फिटनेस अच्छी रहेगी। मेंटल स्ट्रेस से मतलब ये है कि दिमाग में जितना ज़्यादा तनाव ब्रेन में रहेगा, उतना ज़्यादा क्लॉटिंग का टेंडेंसी, इन्फ्लेमेशन की टेंडेंसी, ये सब ज़्यादा होगी। तो आपको इसको भी कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा मेडिसिन को इस तरह से मैनेज करिए कि आपको प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस कम हो। एक अप्रोप्रिएट जो आपके लिए बेस्ट रेजिमेंट हो वो सिलेक्ट किया जा सके। हालांकि ये परफेक्टली पॉसिबल नहीं है, हर पेशेंट्स का बॉडी का रिस्पॉन्ड करने का पैटर्न अलग होता है, लेकिन फिर भी अगर आप सही तरह से दवाओं को लेंगे तो प्रॉब्लम्स का चांस कम रहेगा। शुरुआती पीरियड जब स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस ज़्यादा होता है, तब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवा दी जाती है। एक बार अगर 3-4 महीने हो जाए तो स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस कम रहता है, तो उस समय खून पतला करने की दवा कम कर दी जाती है, क्योंकि ये खून पतला करने की दवा खून को पतला करती है, हार्ट अटैक के चांसेस को कम करती है, स्टेंट में क्लॉटिंग के चांस को कम करती है, लेकिन रीब्लॉकेज के चांस, जो कि रूज बनने की वजह से होता है, ना कि क्लॉटिंग की वजह से, तो उसको पूरी तरह से कम नहीं करती। इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग खून पतला करने की दवा जो है पहले 2-4 महीने ही ज़्यादा दी जाती है, उसके बाद इनको कम कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देंगे तो ब्लीडिंग का रिस्क हो जाएगा, और जब ये ब्लीडिंग होती है तो उसके बाद भी कई बार बॉडी में क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो वो भी डेंजरस है। बहुत कम डोज में अगर दवा लेंगे तो वैसे ही अपने आप में क्लॉटिंग टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी, तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो सही तरीके का डोजिंग जो कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, वो प्लान करना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट को अपने रिस्क फैक्टर्स को, जैसे कि ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलर ब्लड प्रेशर को चेक करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कम ब्लड प्रेशर हो तो भी क्लॉटिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो तो भी आपके ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेस फैक्टर्स बढ़ जाते हैं।
शुगर अगर है तो उसको अच्छे से कंट्रोल करिए, सही दवाएं डॉक्टर जो आपको लिखते हैं वो लीजिए, शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल करिए। कोलेस्ट्रॉल अगर आपको है तो उससे अच्छी तरह से कंट्रोल करिए। कोलेस्ट्रॉल को दवाओं के अलावा आप डाइट, एक्सरसाइज से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से उसे कम करने का प्रयास करिए। वज़न आपका अगर ज़्यादा है तो उसे कम करने का प्रयास करिए। इसके अलावा आपके रेगुलर फॉलोअप्स ज़रूरी है, डॉक्टर को रेगुलर बेसिस पे दिखाते रहिए कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है या कोई प्रॉब्लम नहीं भी आ रही है तो भी उनको दिखाना आवश्यक है। ऐसा मत करिए कि स्टेंट किया और उसके बाद आप सीधा 2-4 साल 5 साल के बाद डॉक्टर के पास आते हैं, तो वैसे में केस करने में कॉम्प्लिकेशंस के चांस बढ़ जाते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि स्टेंट कैसा यूज़ किया, स्टेंट का डिज़ाइन कैसा है, कितने स्टेंट्स यूज़ किए, स्टेंट प्लेसमेंट कैसा किया, स्टेंट का साइजिंग कैसा है, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से पेशेंट कंट्रोल में तो नहीं होती, पर आप डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि स्टेंट्स में भी अलग अलग तरह की वैरायटीज़ आती है, अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ आती हैं, उसमें थोड़ा क्वालिटी का फ़र्क होता है, थोड़ा रिजल्ट्स का फ़र्क रहता है। बेटर टेक्निक के साथ और बेटर टीम के साथ आप एंजियोप्लास्टी अगर करवाते हैं तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलने के चांसेस अच्छे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि देखिए एंजियोप्लास्टी इनएक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट भी करते हैं और एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट भी करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो डॉक्टर को क्या क्या चीज़ें अच्छे से करना है, गलतियों को कैसे अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ें सिखाता है, जो कि रिजल्ट्स को और अच्छा बनाता है। तो यदि एक डॉक्टर को आप टीम को सिलेक्ट कर रहे हैं जो एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, तो उनके ओवरऑल रिजल्ट्स को भी देखिए कि उनका ओवरऑल पहले के पेशेंट्स का रिजल्ट्स कैसा है, वो थोड़ा एटलीस्ट डिस्कस आप डॉक्टर के साथ कर सकते हैं। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ कि डॉक्टर को फ्री हैंड देना ऐसे केस में ज़रूरी है कि वो कौन सा स्टेंट और किस तरह का यूज़ करे, लेकिन आप उसको थोड़ा सजेस्ट कर सकते हो कि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के जो स्टेंट्स हैं, ज़्यादा फेमस अच्छी कंपनी और ब्रांड्स के जो स्टेंट्स हैं वैसा यूज़ करें। अगर इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड या ओसीटी ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल है हॉस्पिटल में तो वो यूज़ करिए। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें करने में खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिले तो आप डॉक्टर को ये सारी चीज़ें या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए इनकरेज कर सकते हैं, बशर्ते आप उतना एक्स्ट्रा कॉस्ट जो उसमें बढ़ता है वो बेयर करने को तैयार है। ऑब्वियसली स्टेंट्स में भी थोड़ा कॉस्ट का वेरिएशन होता है, मटेरियल्स और बलून्स वगैरह में, वायर्स वगैरह में, ये सब चीज़ों में भी कॉस्ट का वेरिएशन होता है। तो अगर आप एक्स्ट्रा खर्चा बेयर करने को तैयार है तो अगर आप डॉक्टर को अच्छी चीज़ें या अच्छी क्वालिटी के स्टेंट्स और मटेरियल्स यूज़ करने के लिए इंकरेज करते हैं तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आईवेस ओसीटी अगर डॉक्टर यूज़ करता है तो रिजल्ट्स और अच्छे मिलेंगे, रीब्लॉकेज का चांस अच्छा होगा। पर अगेन ये दो धारी तलवार जैसा है, क्योंकि इसमें खर्चा तो आपका बढ़ ही जाता है, तो ओवरऑल प्रोसीजर कॉस्ट आपका बढ़ जाता है, और इसके बावजूद भी 100% गारंटी नहीं होती कि रीब्लॉकेज नहीं होगा। हाँ, ये है कि जितना अच्छी टेक्निक से, जितने अच्छी मशीन्स और डिवाइसेस के साथ जितनी अच्छी क्वालिटी का स्टेंट डाला जाए उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। मेरा यूजली ये मानना रहता है कि एक बार में बहुत सारे स्टेंट्स नहीं करने चाहिए, बहुत सारे स्टेंट्स करने में रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। मैं यूजली ये प्रेफर करता हूँ कि एक बार में एक नली को स्टेंट करना, उसके बाद अनलेस बहुत ज़्यादा ही दूसरी नली की हालत ख़राब हो तो ही मैं दूसरी नली को करता हूँ। अदरवाइज़ आई यूजली प्रेफर कि 2-4 महीने का, 6 महीने का गैप हो तो ज़्यादा अच्छा है। तब तक पहले स्टेंट पूरी तरह से सेटल हो जाए, पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन अच्छी हो जाए, उसके बाद दूसरी नली को करे तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि दूसरी नली को भी सेम टाइम पे करे तो ये पूरी तरह गलत नहीं है, अलग अलग कार्डियोलॉजिस्ट की अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है, पर लेकिन ये मेरा अपना पर्टिकुलर प्रेफरेंस है कि मैं ऐसा प्रेफर करता हूँ कि 4-6 महीने का गैप रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा एज अ पेशेंट आप बॉडी पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फिजिकल स्ट्रेन ना करें, एक्सरसाइज रेगुलर करें और ओवर स्ट्रेन बॉडी को मत करें। बॉडी की पर्सनल हाइजीन का, दांतों की साफ सफाई का, बॉडी की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बॉडी के वेट को अच्छे से कंट्रोल करें। जिन लोग का वजन ज़्यादा है, स्लीप एपनिया या इस तरह की बीमारी है, उसे कम करने का प्रयास करें। पानी अच्छी मात्रा में पिएं। डिहाइड्रेशन भी कई बार स्टेंट में क्लॉटिंग या इस तरह की प्रॉब्लम्स को ट्रिगर करता है। इसके अलावा मेडिसिन में एडजस्टमेंट जो है वो खुद अपने हिसाब से मत करिए, डॉक्टर से डिस्कस करके दवाइयों के डोजेस को एडजस्ट करिए, उसके बाद ही आप चीज़ों को मैनेज करवाइए। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जेनेटिक फैक्टर्स है या नली की तासीर का फैक्टर्स है, वो सब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो सब चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ता है। लेकिन आप रेगुलर अगर चेकअप्स में रहेंगे और रेगुलर ध्यान देते रहेंगे, रेगुलर अगर ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाते रहेंगे तो प्रॉब्लम्स अगर होगी भी तो जल्दी डिटेक्ट हो जाएगी। और बाकी लाइफस्टाइल को अगर आप सुधारेंगे तो कंपैरेटिवली प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा, ज़ीरो नहीं होगा। अच्छी क्वालिटी के स्टेंट, अच्छी कार्डियोलॉजिस्ट की टीम और अच्छा मटेरियल्स को अच्छी टेक्निक के साथ एंजियोप्लास्टी किया जाएगा तो चांस कंपैरेटिवली प्रॉब्लम्स होने का थोड़ा कम हो जाएगा। इस चीज़ को आप प्रेफर कर सकते हैं यदि आप ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनल बजट के लिए प्रिपेयर्ड है मेंटली तो। पर ओवरऑल आपको ये मान के चलना है कि सारी चीज़ें करने के बावजूद भी रिस्क ज़ीरो नहीं होगा।
आपकी तरफ से जो प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं वो आपको लेना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।